कैसे हैं आप? So I just wanted to make sure मेरी आवाज सबको आ रही है। So क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे कंफर्म कर दीजिए। वैसे ओके है। ओके। So दोस्तों, जैसे आप जानते हैं आज हमारा राइजिंग स्टार का पहला प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में आज हमारे पहले गेस्ट हैं जो है जोशी, अदिल जोशी जी। अदिल जोशी जी के बारे में हमें जितनी बात करें उतनी कम है। बहुत एक सूझे हुए, एक समझदार डिस्ट्रीब्यूटर है और कई सालों से उनको डायरेक्शन के एक्सपीरियंस है। तो राजेश जी और उर्फ जोशी जी जैसे लोग आपको आपके नाम से जानते हैं। आइए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और मैं इसे आपका स्वागत करना चाहूंगा इस पहले प्रोग्राम में। और आने वाले समय में हम बहुत सारे राइजिंग स्टार डिस्ट्रीब्यूटर से यहाँ पे मिलने वाले हैं और मैं आशा करता हूँ आप इनकी जो टॉर्च बियर है आज के इस प्रोग्राम के, वो पहले व्यक्ति जो हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि राइजिंग स्टार का जब एपिसोड शुरू हुआ था सबसे पहले कोई आए थे राजेश जोशी जी है। तो जोशी जी सबसे पहले हम सबका स्वागत करते हैं और ये चाहेंगे कि आप सब भी बहुत जल्द इस कुर्सी पे आए और आप भी अपना लाइफ का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं सबसे पहले जोशी जी आपसे सवाल करना चाहूंगा क्योंकि हम मिले बहुत बार हैं और ज्यादा समय नहीं मारे एक साथ, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जीवन का शुरुआती दौर कैसा रहा और अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो बहुत वास्ट है। जैसे कि आपने यहाँ टाइम पे में बांधा हुआ आगे नहीं देखा और इसको मैं अपनी जिंदगी की 40 साल की नौकरी से इतने टाइम में नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी से प्लसेस और माइनसेस को आपको जानने को मिलता है शेयर करूंगा। जनरली जैसे मैं और 10 साल के मुझसे पान की दुकान पर करीब 15 से 20 साल पान की दुकान पर अपना बिजनेस एक सेलिंग का किया। जोशी शायद आपकी आवाज नहीं जा रही है तो मुझे मैसेज कर चेक, लेकिन आप चेक कीजिए आवाज आ रही है। हमने तो सुन पा रहे हैं आप लोग थोड़ा सा ये आप कान में लगा। Am I audible? Am I audible? हाँ आप बता रहे थे ना तो जैसे कि 90% लोगों के साथ होता है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। बेसिकली राजस्थान नेपाल से रहने वाला है ना। आपको आवाज आ रही है? जैसा मैं बयान कर रहा था कि मेरी जिंदगी के साथ भी ऐसे हुआ। राजस्थान बीकानेर से बिलोंग करता हूँ और लगभग 20 साल तक मैंने पापा के साथ पान की कंट्रीब्यूशन किया और उसके बाद जैसे शुरू से ही जज्बा था। मेरा जज्बा यह था कि अपना कुछ करो। तो वहाँ के जाने वाले ये जानते थे कि एजुकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी, अखबार चोरी थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग रहने की आदत। तो वहीं से मेरी पहचान बन गई थी और वहीं से मेरा जज्बा भी क्रिएट होता था कि मैं अप्रिशिएट करते थे उस जगह पर आके। तो मेरी भी हिम्मत बढ़ी तो मैंने डायरेक्ट जो डोर टू डोर सर्विस और धीरे धीरे करते करते क्योंकि मैनेजमेंट में मेरी पढ़ाई नहीं थी तो मैं उसको चूज करती थी पर्टिकुलर लेवल पे उठाया लेकिन मैंने कुछ सीखा
चीजें सीखी, दुनिया का नॉलेज। दुकान की दुकान 20 साल 20 साल में आपने तो पान की दुकान क्या करते हैं? 20 साल 10 साल के मुंह से बैठना ये पान की दुकान का सफर कैसा रहा? तो आप कहाँ पढ़े लिखे? राजस्थान में? नहीं, दिल्ली में ही पढ़ाई हुई, दिल्ली ही पढ़ाई हुई। यहाँ की जो एजुकेशन थी वो यानी आप पढ़ते भी थे और पान की दुकान पे भी करते थे। इसके ऊपर मैं न्यूज़पेपर में देख भी आए हुए हैं कि पढ़ता भी था, ये आउटस्टैंडिंग आदमी है, एक में 9th में 10th में ये सारी चीजें होती है। नहीं, विल टेक अ मिनट, आप एक बार तो मेरे सारे एक्सपीरियंसेस रहे। अब मैं अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो मेरा एक प्रीवियस कंपनी के साथ 18.5 साल था, और उससे प्रीवियस जो मेरा काम वो मिला या 5 साल बहुत ज्यादा। डायरेक्ट सेलिंग में जाएंगे कि आप इतनी जल्दी डायरेक्ट सेलिंग में आपको आने नहीं। अभी भी मेरा जो सवाल है ना, मैं देखो क्या जानना चाहता हूँ आपके पढ़ाई लिखाई, आपकी शुरुआती जीवन, आपका पारिवारिक अपब्रिंगिंग कैसी रही, आपके पेरेंट्स क्या करते थे, आपके आपके खुद के गोल्स क्या थे जब आप पढ़े हो रहे थे, और फिर मैं चाहूंगा कि आप क्या आपके गोल्स थे जिंदगी के। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हमारे बहुत सारे आपको बात करेंगे, आपने क्या लेवल किए, किस कंपनी में काम किया, लेकिन मैं आपको और हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं वो आपको ज्यादा और अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं। बहुत टफ है, बहुत लाइफ टफ रही है। 2 से 2.5 रुपया जो फीस का होता था सरकारी एंड स्कूल में लोग देखे जाते कपड़े वही कपड़े हमारे स्कूल में भी आता है। तो ये लाइफ की चीजें चेंज हुई। जैसे मैंने बताया कि जो मैंने कंट्रीब्यूट किया, उसके साथ साथ मेरी फीलिंग्स एप्रिशिएट करते थे, तो वो थिंग्स जो है मुझे बार-बार अपना बिजनेस खोलने की सोची, आगे आगे मैनेजमेंट की पढ़ाई की आया अपनी मेहनत से, लेकिन एजुकेशन बैकग्राउंड ना होने की वजह से वो मेरा भी और मैं काफी अच्छे से कर्जों में आया। उस दौरान में जब कर्जों में आया तो और अच्छे खासे कर्जे, आज की डेट में अगर मैं कहूँ कि 20,000 डॉलर के फॉर्म में, आज के जमाने के 1 करोड़ रुपया होता है, उस जमाने का अगर 12 लाख रुपया है तो छोटी सी हिम्मत नहीं आ रही लगान में सर चलता रहता था, बिकॉज मेरा लाइफ ऐसा बीता है जैसे मैं स्पेसिफिक में तो पढ़ाई कर नहीं पाया, कंप्यूटर एजुकेशन उसकी वजह से ही है। तो जिसे कहते हैं किंग ऑफ ऑल जैक ऑफ ऑल एंड किंग ऑफ नन, वो सारी चीजें थी जो इन चीजों में भटकते भटकते एक समय से जिसकी प्रीवियस कंपनी में बात कर रहा हूँ 18.5 साल बिताए, वो 18.5 साल जिस कंपनी में बिताए वो अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई, और वो अपॉर्चुनिटी मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये है चाइनीज कंपनी में एंटर करने के बाद मुझे मल्टी लेवल मार्केटिंग का MBA नहीं पता था, और उसमें मेरा एक ही फोकस रहता था मैं कैसे सामान को बेचूं, कैसे
किसी तरह से मैंने वो चलाने के लिए उस चीज को सहारा लिया मैंने धीरे धीरे 3 साल 4 साल तभी मुझे मजबूर दौड़ने की कला से दौड़ने से ही मैक्सिमम फायदे होते हैं वो नहीं। आपसे यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन सीधा डायरेक्शन ग्रेजुएशन का मैं यूँ कहूँगा कि पूरी ग्रेजुएशन के 3 साल जो होते हैं उसमें एक करते हैं तो आप मतलब कॉलेज गए आप लेकिन एक बार आप कॉलेज एक अटेंडेंस आप और फिर ये डायरेक्शन कहाँ से आपकी जिंदगी का ये बच्चा जो बहुत आउटस्टैंडिंग था बहुत ही बढ़िया पढ़ता था अपने जीवन में अपने परिवार को जो मदद भी कर रहा था एंड सडनली डायरेक्शन और कैसे और कहाँ से आ गई? अच्छा सवाल पर्टिकुलर मार्केटिंग में जनरली ऐसा ही एपिसोड है तो फिर से मैं लेना देना करता था डोर टू डोर का ले ले के केस में उन्होंने कहा कि ये अमाउंट अभी तो होने सकती क्यों ना एक वेंचर कर तो उन्होंने उस पर्टिकुलर कंपनी तो कहने का मतलब है पैसे मैंने का लेके उसने आपको कमा दी तो फिर कमाने के बाद सरप्राइजिंगली वो महीने 2 महीने बाद वो उस कंपनी में नहीं रहे या 3 महीने मैक्सिमम क्या हुआ उसके बाद उस प्रीवियस कंपनी का मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा कि मेरी कोई अपलाइन और उसमें मैंने सारा अपने करनी थी वहाँ की फ्रेंचाइजी देना ये सब चीजें मैंने अपने लेवल पे की और जद्दोजहद में वहाँ पर भी रही मेरे साथ और उस जद्दोजहद के साथ साथ अचीवमेंट्स करता गया I have to say कि I was the first person among the 11 people जिसने सबसे पहले चाइना टूर किया तो बट एक डिसैटिस्फैक्शन हमेशा रहा कि मैं अगर 100 रुपए की मेहनत करता हूँ तो 30 रुपए का परिणाम देखता हूँ हमेशा डिसैटिस्फैक्शन I don't know the reason I don't want to blame it I don't want to blame applying there the immediate आते हैं I don't want to blame it the infrastructure को कुछ ना कुछ और चीजें मेरे मैं हमेशा यही कहता हूँ 100 रुपए की मेहनत करते हैं तो मल्टी लेवल 100 रुपए की तो ये चीज नहीं वहाँ के भी कठिन बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं एक कहावत है कि सावन में कोई आदमी अंधा होता है तो उसको हरा हरा नजर आता है मैं सोचता हूँ कि मेरा दिल साफ है तो मैं हर किसी को साफ दिल से ही देखता था और मेरे बारे में अगर उस कंपनी की बात करें तो जनरली सपोर्टिंग नेचर का ही रहा है अगर आप किसी के भी मुंह से सुनेंगे सपोर्टिंग नेचर ऐसे ऐसे नेटवर्क भी है क्योंकि मेरे पास वहां पर फ्रेंचाइजी भी थी और मैंने सपोर्टिंग एंगल से उनको मदद की तो कई बार तो बीच वाले का ये नहीं पता लग पाता था कि जो सपोर्ट कर रहा है वो उसकी अपलाइन है या नहीं है तो इस तरह से सपोर्टिंग नेचर में जैसे मैंने बताया ना क्योंकि मेरा रुख साफ था और मैंने हर किसी की वहां पर चाहे मेरी डाउन लाइन हो क्रॉस लाइन हो पैरेलल लाइन हो अपलाइन हो हर किसी की मदद करने का जज्बा जारी रखा बट डिससेटिस्फैक्शन एक खाली कि आई डोंट नो द रीजन बट आई वाज गेटिंग 100 रुपए की मेहनत करने पे 20 रुपए वो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो ट्रेन चलते 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 देयर वर सो मेनी प्लसेस देयर वर सो मेनी माइनसेस ठीक है ना बट क्योंकि मैं अपने हिम्मत के ऊपर विश्वास था अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास था तो मैं कैरी ऑन करता गया अरे कंपटीशन की भावना भी अजीबोगरीब सी थी क्योंकि आई वाज द सेकंड आईडी एंड मैं कहूंगा कि कंसिस्टेंट वर्किंग में आई वाज द वेरी फर्स्ट आईडी इन द इंडिया ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी फर्स्ट आईडी कंसिस्टेंट वर्किंग जिसने 18.5 साल तक बिना हनीमून अपनी शादी के बाद मनाए बिना ब्रेक लिए कई मोटरसाइकिलों के टायर घिसे 3-4 कारें उसमें मैंने बेच दी खरीद ली सारा कुछ करने के बाद इसलिए मैं अपने आप को कंसिस्टेंट बोलता था बट एट द सेम टाइम प्लसेस एंड माइनसेस सारे रहे मेरे साथ वहां पर बट माहौल मेरे लिए जैसे कहते हैं ना कि एप्रिसिएशन के हिसाब से हमेशा अच्छा रहा लोग अप्रिशिएट करते थे बट इन द ड्यू पीरियड ऑफ टाइम जब उस चीज कंपनी को करते प्लसेस हमेशा याद रहते हैं बट इफ यू आर नॉट गेटिंग जो आपको चाहिए उसके हिसाब से ना आए तो आदमी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड अपने एक दिमाग में एक स्पेस खाली रखता है कि काश कुछ होता लेकिन आपने काफी लंबा समय दिया कंपनी का 18 साल जी एंड आई एम श्योर आपने बहुत कुछ सीखा होगा वहां से सीखा बिकॉज़ मुझे क्या लगता है कि 18 साल जब आप एक जगह को देते हैं तो
वर्किंग है, वुमेन्स है वहाँ पे, सीखने को बहुत कुछ है वहाँ पे। वो एक जो मुझे समझ में आया, एक वो बात अलग है कि जो आप चाहते थे, सक्सेस का पैरामीटर जो है क्या था, किसी भी कारण से हो सकता है वो देयर कुड बी मेनी रीजन जिसकी वजह से ना मिल रहा हो, लेकिन बट यू वर पायनियर, यू वर दी टॉर्च बियरर, यू वर दी मैं कहूँगा दी ब्रांड एम्बेसडर फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी फॉर यस। सो आई मस्ट अप्रिशिएट एंड आई वुड से कि आपने बहुत 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 मेहनत वहाँ पे की है, और आज वो दिखता भी है जब हम इतने लोगों से बात करते हैं, जो सबसे ऊपर नाम आते हैं उनमें आपका नाम सबसे आगे आता है कि फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी यू हैव गिवन सो मच एंड यस द पीपल देयर दे नो। अब आती है बात व्हाई आई शिफ्टेड। ये ऑलमाइटी का डिसीजन है, मेरा डिसीजन नहीं है। मेरा डिसीजन, मैंने अपने आप को हवाले छोड़ दिया था कि आई वांट टू बी एट द ग्रेटर पोजीशन। वहां भी मैंने कॉम्पीट किया, बहुतों से कॉम्पीट किया कि मैं इस कंपटीशन के टाइम ज्यादा लगाया कि यहीं पर मैं इसी कंपटीशन में मैं आगे से आगे निकल जाऊंगा, मैं अपनी फर्स्ट पोजीशन करूंगा। बिकॉज ऑफ, जैसे मैंने नो रीजन जिसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकूं। बट उस दौरान में जैसे मेरे को एक दोस्त की एक बात याद आती है, मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, वो कहते हैं कि राजेश जी आप मेरी जिंदगी में पहले क्यों नहीं आए। फोहोवे को मैं ऐसे ही लेके चलता हूँ कि जब इसका पैरामीटर देखा आज से 4-5 महीने पहले मिस्टर केविन से मिलना हुआ। केविन जी का क्योंकि ऑल टुगेदर 4-5 साल का इंडिया में एक्सपीरियंस रहा, उनके बहुत अच्छे रिलेशन रहे यहाँ के लीडर्स के साथ, और लगभग सारे ही लीडर उनको अप्रिशिएट करते थे। ये अलग बात है कि उनके जाने और फोहोवे को इंडिया में एस्टेब्लिश करने के बाद उनके लीडर्स के वर्जन कुछ और हैं उनके लिए, अदरवाइज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज द गॉडफादर फॉर अस। सो एनीवेज, जब मिस्टर केविन यहाँ पर लेके आए इस कंपनी को, तो देखा, और ज्यादा इसमें महसूस करने की जरूरत नहीं हुई, ज्यादा डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा। मैं ये नहीं कह सकता इट वाज वेरी हार्ड डिसीजन बिकॉज़ कंपटीशन इज, ठीक, ये इजीली हो गया बिकॉज ऑफ मिस्टर केविन की पर्सनालिटी, शख्सियत, जिस तरह से उन्होंने उस प्रीवियस कंपनी को हैंडल किया, यहीं बैठे बैठे 10-10, 11-11 कंट्रीज को हैंडल करते, जिस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को हैंडल करते थे, एप्रिशिएबल था वो। तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा इस बारे में सोचने के, साथ साथ बहुत सारे और दूसरे फैक्टर्स, उन फैक्टर्स में मिस्टर केविन की अप्रोच, फोहोवे का मैग्नेटिज्म एंड प्रीवियस कंपनी में द लिस्ट ऑफ डिससैटिस्फैक्शंस, इन सारों का कॉम्बिनेशन जो है मुझे यहां ले आया। इट इज एज सिंपल एज दैट। टेक्निकलिटी एक अलग चीज है, टेक्निकलिटी में गया तो अपने डिसीजन को मैंने बेहतर पाया। मैंने कहा आई एम एट द राइट प्लेस, नाउ आई एम एट द राइट प्लेस। फ्रॉम द डे वन जब मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया तो मुझे जंगल में एक टॉर्च नजर आ गई कि हाँ अब मैं आगे जंगल को पार कर सकता हूँ। जब इस चीज के बारे में टेक्निकली जब जाना कि इसका ये बिजनेस प्लान है, प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है एंड ये इसका रोड मैप है। बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो कहती हैं 20 साल पहले बोला कि हम 100 करोड़ पार कर जाएंगे हम, सो इसका रोड मैप अब नजर आ रहा है क्लियर, और उसके तरफ के रास्ते भी क्लियर सामने नजर आ रहे हैं जिस हिसाब से हमारी पहली क्लोजिंग। तो मुझे इसमें डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। रीजन क्या है, सारी चीजें क्लियर थी। प्रोडक्ट क्वालिटी आई वाज वेरी मच क्लियर बिकॉज आई हैड गॉन थ्रू द टेक्निकल पीपल आल्सो, आई हैव गॉन थ्रू द बिजनेस प्लान, जिसमें मैंने देखा कि अगर मैं मानूं मेरी जो अपलाइन है, मेरे जो स्पॉन्सर है मिस्टर कादिर, probably in the previous company he was the one who could explain the business plan at the international level very clearly, very precisely, very accurately. अगर उन्होंने इस चीज पे हाथ रख दिया तो मैं उस पे ज्यादा सोच के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। तो इस फैक्टर में मिस्टर कादिर ने मेरे को बैक ऑफ द माइंड सपोर्ट किया कि इफ ही हैज मेड इट ओके तो मेरे लिए सोचने का ज्यादा नहीं है। Quality wise, I have gone through. Personality wise, I have seen Mr. Kevin since last 4-5 years, 6 years, 7 years. तो ये कुछ एक फैक्टर्स है। At the last moment even, जैसे मैं इस कंपनी के बारे में सोचता हूँ, 18 दिनों के अंदर इस कंपनी की जो धूम है, जिसको हम कह सकते हैं कि अभी चुटकी बजाई है ताली बजी नहीं है,
तो अभी चुटकी बजी है और ताली नहीं बजी है, तो इस कंपनी की जो धूम है, मैं आगे का रोड मैप सोच सकता हूँ, देख सकता हूँ, मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ और अपने आप को इस कंपनी में किस पोजीशन पे पाता हूँ ये भी मैं देख सकता हूँ। तो मेरे को यहाँ पर बहुत क्लियर चीजें नजर आ रही हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैंने फाइनली ये डिसाइड किया, मेरे फोटोशूट के दौरान जब मेरा फर्स्ट फोटोग्राफ रिलीज हुआ, तो मैं बहुत बड़े बर्डन से भी रिलीज हुआ। ऐसे लगा जैसे 100 किलो का भार जो है मेरे सर से उतर गया हो। अब वो किस चीज का भार था आई डोंट नो, बट फ्रेश एनर्जी का, एक फ्रेश एनर्जी में जाना एक वजह हो सकती है, या वहां की कुछ जो मन चाहिए अचीव ना करने की जो वो जो कचोटता है वो चीज हो सकती है। कोई भी आप रीजन लगाएं, ये रीजन इसमें रहा है। लास्ट में आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, आप बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो आपको एज ए वेंडर एज ए लीडर मानते हैं, बहुत सारे आपके फैमिली फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो फेसबुक के जरिए या वीडियो के जरिए बाद में भी ये वीडियो आपका देखेंगे। आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन सबको कि वो फोहवे में क्यों आए? फोहवे में क्यों आए या मल्टी लेवल में क्यों आए? आप ये कह सकते हैं ऑलरेडी वो लोग जो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं, पहली बात तो मैं डायरेक्ट सेलिंग कहूंगा क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ दैट, एंड डायरेक्ट सेलिंग में जो ऑलरेडी है वो फोहवे में क्यों आए, और जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है वो फोहवे में क्यों आए? इसका आंसर बड़ा एक थोड़ा हास्यास्पद है। अमिताभ बच्चन का एक एड आता था, उसमें वो क्या कहते थे कि इससे पहले कोई लाए आपके को लोटे में या जार में, एक बार तो चले आइए गुजरात में, यानी आके देखिए। व्हाट ही मेंट टू से कि इससे पहले बहुत सारी जिंदगी की चीजें निकल जाएं, आपको कुछ ना कुछ खास करना है, तो जब आप आके फोहोवे में देखेंगे, कुछ चीजें जानेंगे, तो आपको अपने आप द डिफरेंस जो मल्टी लेवल मार्केटिंग को करने के तरीके होते हैं उनमें पता लग जाए। इसके बिजनेस प्लान को आप देखेंगे, इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को आप देखेंगे, मैनेजमेंट के स्टाइल को देखेंगे, तो आपको डिफरेंस पता लगेगा दूसरी कंपनीज के साथ। इस कंपनी में कुछ एक चीजें इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको मैं अभी फिलहाल के टाइम में तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट यू हैव टू फील, यू हैव टू टच फोहोवे, यू हैव टू सिट अलोंग विद समबडी जिसको आप मानते हैं कि एक बार सुन लेना चाहिए। वो हो सकता है आपकी खुद की जिसमें कंपनी में आप काम कर रहे हो वहां पर भी अपग्रेडेशन के लिए आप, जैसे कल किसी लीडर ने मुझे फोन किया, मैंने कहा कि इट इज बेटर कि अगर आप वहां की सिचुएशन सुधारना चाहते हैं तो बेटर यू फील फोहोवे। इसके बारे में जानिए, प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट देखिए, क्वालिटी देखिए, बिजनेस प्लान को देखिए, पीछे से पैरामीटर्स देखिए। फोहोवे इज नॉट द कंपनी जो कल शुरू हुई आज आपके सामने है। फोहोवे हैज गॉट इट्स रेपुटेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, हर जगह इसकी रेपुटेशन है। कुछ लोग समझते हैं कि फोहोवे जस्ट has entered into the Indian market and it's going to take some time. No, it is not going to take any time. We're going to blast. We're going to blast like anything in a very short period of time. अगर मैं 18.5 साल का कैरियर कहीं छोड़ के आया हूँ तो मैंने बिना कैलकुलेशन लगाए ये सब चीजें नहीं की। कुछ ऊपर वाले ने डायरेक्शन दिया कि now the real opportunity has come to you, grab it, और कुछ कैलकुलेशन रही हैं, कुछ माहौल रहा है, चीजें बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम किए हैं। कोरोना के टाइम पे जिन लोगों के दिमाग इम्बैलेंस हो रहे थे, जिनको ऊपर वाले ने अपॉर्चुनिटीज, राइट अपॉर्चुनिटीज में अपना तैराना था, तो थैंक टू गॉड कि मुझे तो कम से कम मिल गया। वो शांत भाव से सोचने की भी देर नहीं, उतना भी टाइम नहीं लगाया मैंने, मुझे लगा कि मुझे अपॉर्चुनिटी ये फोहोवे की फॉर्म में मिल गई है। और जो आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया कि फोहोवे को जब आप फील करेंगे तभी आप महसूस कर पाएंगे। फोहोवे के पैरामीटर्स को आप जर्नली आप देखें, वीडियोस के थ्रू देखें, सारी चीजें देखें, बट एट द सेम टाइम जस्ट सिट अलोंग विद समबडी एंड गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली आर द एडवांटेजेस। देन उन एडवांटेजेस को जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस में अपनी खुद की अपनी कंपनीज में आप कंपेयर करेंगे, तो आइदर यू वांट टू प्रेशराइज योर कंपनी कि व्हाई डोंट यू डू इट, यू लिटरली गोइंग टू से कि व्हाई यू चीटिंग अस। बिजनेस प्लान में कई लूप होल्स होते हैं, कई चीजें होती हैं, सारे लूप होल्स, सारी चीटिंग, सारे प्रोडक्ट क्वालिटी के सब चीजें यहाँ पर आपको पॉलिश फॉर्म में हटा के मिलेगी।
That's what I promise you, and that's what my confidence is all about. So last message आपका सबके लिए, last message, one word or one line जो आप सबको देना चाहेंगे, और स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये बिलीव है कि आप बहुत जल्द इस महीने की क्लोजिंग में आप एक बहुत बड़ा लेवल अचीव करने वाले, वो हम अनाउंस करेंगे इस मंथ एंड पे, लेकिन उससे पहले एक मैसेज हम सबके मैसेजेस, अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग के दायरे में आके हम मैसेजेस की बात करें तो बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे इसको आप लीडरशिप ट्रेनिंग भी कह सकते हैं, लेकिन 2-3 चीजें दिमाग में मेरे घूमती है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में आप जब थोड़ा सा अचीव कर लेते हैं, आपकी एक टीम बनने लगती है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर होता है जिसे आपको कभी पीछे नहीं छूटना चाहिए। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर का सबसे बड़ा जो मेन चीज होता है वो ये है कि नाउ यू हैव स्टार्टेड अर्निंग मनी। वो सारा पैसा आपका नहीं है, ये भी बिजनेस है। मैंने देखा है और मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, चाय तक नहीं पिलाते अपलाइन, ये सारा पैसा उसका नहीं है, 10% कम से कम होता है। ये तो आध्यात्म में भी बोला है कि आप अपनी जो कमाई है उसका 10% भगवान को दान करो, भगवान को दो, दान तो फिर क्या करो, भगवान को दीजिए या रिवर्ट कर दीजिए। तो ये बिजनेस आपका भगवान है, आप इस बिजनेस में वापस लगाइए। मैंने देखा है कि लोग उसका 1% लगाने में भी हिचकिचाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, बिल्डिंग अ रैपो, पर्सनल रिलेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बाय डिफॉल्ट अगर आपको लोग डाउनलाइनें मिल जाती हैं तो उनका मिसयूज ना करें। रीजन क्या है कि अगर आपने ऊपर वाले ने आपको देने की ठानी है तो उसका अपमान मत कीजिए। उसने दे दिया आपको, अब वो कुछ आपसे मांगता है, एंड अगर आप अपनी डाउनलाइंस को अपग्रेड करने के लिए अपने कोशिशें नहीं करते हैं तो प्रोबेबली वो दिन भी आता है जिसमें आपका बिजनेस स्टैंड स्टिल होता है। सो 11 बन के अपनी डाउनलाइंस के साथ काम करें, जो आपके एसोसिएट हैं उनके साथ काम करें। अदरवाइज मैंने ऐसे एग्जांपल भी देखे हैं, अगर रेपो नहीं है आपकी और आप किसी के सामने 50 लाख रुपए की कार लेके चले जाओ और कहो कि आप मेरे साथ जुड़ो और बिजनेस करो, वो आप पे भरोसा नहीं करेगा। ये मैंने एग्जांपल देखे हुए हैं। आपको 2 साल लगा लो, 10 साल लगा लो, 12 साल लगा लो, 15 साल लगा लो, आपको डाउनलाइन एक सिंगल नहीं मिलेगी अगर आपने अपने पूरे सोशली भी कह लीजिए या आसपास सर्कल में अपना रेपो क्रिएट नहीं किया है। तो आपके वर्ड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय थैंक यू सो वेरी मच। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। और सारे लोग आई थिंक आपको सुनने के बाद एनर्जेटिक होंगे, मोटिवेटेड होंगे, चाहेंगे कि आपकी तरह एक सोचे हुए समझदार व्यक्ति बने और बहुत जल्द वो भी राइजिंग स्टार लेवल पे पहुंच के अपने सपनों को पूरा कर सके। और आप उस मकाम पे आज खड़े हैं जो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बहुत जल्द इस क्लोजिंग में जो महीने की क्लोजिंग होगी या आने वाली जितनी भी हमारी क्लोजिंग उस पर हम बहुत बड़े बड़े लेवल्स अचीव करने वाले हैं और इससे भी बड़ा प्रोग्राम हम आपके साथ करेंगे बहुत जल्द। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो जोशी जी धन्यवाद, और हम बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले गेस्ट के साथ। सो इन द मीनवाइल आप कनेक्टेड रहिएगा, सिर्फ 2 मिनट के अंतराल के बाद हम अपने अगले गेस्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू। वहाँ से रीटा मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने बोला
बहुत इशू हो रहा था आवाज को लेकर। आपका फोन जूम बंद कर दो। हाँ, फोन को आवाज आ रही है मेरी आ रही है? सारे स्पीकर माइक बंद हो। ठीक है, आवाज आ रही है? अब आ रही है आपको आवाज? ओके, ऑन कर। पहले उनकी भी ऑन। सो वेलकम बैक एंड हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं मिस रीटा शर्मा, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं यहाँ पे। थैंक यू। तो रीटा शर्मा मैम, पहली बात तो थैंक यू सो मच मैम अपना चेहरा दिखाएंगी तो आपको समझ में आएगा। शायद और कोई लेडी होती या कोई और, इवन मैं भी इनकी जगह होता तो इवन नेक्स्ट डे आफ्टर माई एक्सीडेंट, इनका कल एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ है जिसके कारण उनका एक साइड की आंख बहुत पूरी तरह डैमेज है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पोहो में राइजिंग स्टार बनी हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं यहाँ पे आके इस प्रोग्राम को करना ही चाहूंगी, चाहे मुझे कैसे भी आना पड़े। तो मैम यहाँ तक आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मतलब कैसे कहूँ, आपकी हिम्मत की दाद देना चाहूंगा कि आप इतना कुछ होने के बावजूद आज यहाँ प्रोग्राम में आई हैं। तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल, सारे लीडर्स की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से एंड ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स, आई वेलकम यू टू दी फॉरवे राइजिंग स्टार। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैम बहुत सारी लेडीज हैं जो आपकी तरह हिम्मत वाली बनना चाहेंगी। मैं कई शब्दों में कहूँगा इसको, वो लोग अपने कई सपने पूरा करना चाहेंगे पोहवे के साथ और अपने जीवन में भी। जैसी महिलाएं उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है ना, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका जीवन का शुरुआती जीवन आपका कैसा रहा और आप कैसे इस इंडस्ट्री तक पहुंची? मैं अपने बचपन से स्टार्ट करूं? बिल्कुल मैम। तो वी आर 4 सिबलिंग्स, हम 4 बहन भाई हैं, जिसमें मैं सबसे ज्यादा शैतानियां करने वाली, और सबसे ज्यादा मार भी मैंने ही खाई है अपनी मम्मी पापा से। पापा तो नहीं, पर मम्मी से बहुत मार खाई है मैंने। लेकिन मेरे हमेशा से मतलब बहुत बड़े बड़े सपने रहते थे। मेरी छोटी सिस्टर है, मैं उसके साथ बैठ जाती थी छत पे, तो ब्लैक वो कैरम बोर्ड होता है ना, वो ना उसको तोड़ के और उसके ऊपर फिर चौक लेके और उससे हम तैयारी करते थे उसको बनाने की, कि हमारा घर कैसा होगा, मैं अपना घर कैसा बनवाऊंगी। तो मैं उसको सजेस्ट किया करती थी, अरे पागल, हेलीपैड कहाँ बनाएगी, फिर हेलीकॉप्टर कहाँ उतरेगा, मतलब इस तरीके से। वो कहती थी थोड़ा थोड़ा का सपना बचपन से ही था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा मैं ड्रीमर रहती थी, जिसको लेके फैमिली में ज्यादातर लोग कभी कभी मेरा मजाक भी उड़ाया करते थे कि बस सपने ही देखती रही हो। तो मेरी बहस भी हो जाया करती थी कि सपने देखूंगी नहीं तो पूरे कैसे होंगे। तो लेकिन मैं थोड़ा काफी मिडिल क्लास से हूँ, और मेरे फादर का जो बैकग्राउंड है विलेज साइड से ज्यादा है। मम्मी मेरी बाय बर्थ दिल्ली से थी, मैं भी बाय बर्थ दिल्ली से हूँ। तो मुझे दोनों तरफ से परवरिश मिली है, शहरी भी और मतलब अगर मुझे कहीं गांव में भी जाना पड़े तो मैं कंफर्टेबल रहती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ज्यादा मजा किसमें आया? मुझे गांव वाली में जी, क्योंकि बहुत कम जाते थे ना वहाँ, तो अच्छा लगता था, इसलिए मुझे वो ज्यादा अच्छा लगा। बिल्कुल नेचुरल चीजें सब कुछ अच्छी लगती थी मुझे। और यहाँ हम रहते थे, दिल्ली का आप माहौल जानते हैं, थोड़ा पॉल्यूशन, ये शोर शराबा, वहाँ बहुत सुकून रहता था, तो इसलिए अच्छा लगता था। और काफी कम टाइम के लिए जाते थे तो ज्यादा अच्छा लगता था, इसलिए। फिर ये एक ड्रीमर लड़की जो है, पढ़ते पढ़ते डायरेक्ट सेलिंग तक पहुंच गई या क्या हुआ? नहीं, पढ़ने का तो शौक ही नहीं था कभी। पढ़ने का कभी शौक ही नहीं था। वो तो मम्मी ऐसे करके घूर घूर के देखती थी, तो मुश्किल मुश्किल से ड्रेस पहनती थी, उनकी शक्लें देख देख के मैं, कि जाना ही पड़ेगा स्कूल। तो जैसे तैसे तोड़ मरोड़ के मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। और उसके बाद ही मेरे फादर के फ्रेंड थे, काफी एजेड थे, तो वो इस चीज को नोटिस करते थे कि इस लड़की के सपने बहुत बड़े हैं और ये बहुत कुछ करना चाहती है, बट इसको एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। तो उनको किसी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी के बारे में किसी ने बताया था, तो उन्हें लगा कि ये यहाँ पे कर सकती है और इसके साथ मैं भी मुझे भी अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल बेटी की तरह मानते थे, उन्होंने मेरा ज्वाइनिंग डलवा दिया।
मैं जानती भी नहीं थी नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, और मैं पूरी तरीके से तैयार भी नहीं थी उस सबको समझने के लिए। लेकिन मेरे को अंकल जी रोज ले जाते थे, कभी किसी मीटिंग में जा रहे हैं, कभी कहीं। एक बार मैं जहाज का क्या हुआ, सीधा नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए या उस टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में थी, बाद में जहाज का भी सफर किया मैंने। छोड़ा मैंने कुछ भी नहीं, जो मैंने सोचा उसको किया जरूर, थोड़ा किया पर किया। तो उस टाइम मुझे इतना समझ नहीं थी, पर फिर भी मैंने कोशिश की। बट उसी टाइम अंकल जी एक्सपायर हो गए, तो जो मेंटोर का काम कर रहे थे, जब वो ही नहीं रहे, तो फिर डेफिनेटली मेरा तो वहाँ कुछ होना ही नहीं था। तो वहां से मैं समझ ही नहीं पाई कि ये था क्या। बस इतना पता था कि यहाँ काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो बहुत सारे पैसे आएंगे और सपने पूरे हो जाएंगे। इतना समझ में आता था, बाकी बिजनेस प्लान वगैरह वो चीजें नहीं समझ आती थी। उसके बाद ये था कि कुछ ना कुछ तो जीवन में करना ही था। फिर मेरे पास एक पैम्पलेट्स वगैरह जैसे न्यूज़पेपर में आते हैं ना, ऐसे आया। इंस्टीट्यूट का नाम लिखा था उसमें, फ्रैंकफिन, गो, फ्लाई हाई, ये सब। तो फिर से वो सपने जगने लगे, अरे यहाँ तो कुछ हो सकता है। अब पापा से जिद करना शुरू कर दिया, पापा मेरे को ना एयरलाइन में जाना है। पापा कह रहे तू पागल है। मैंने कहा नहीं पापा जाना है। तो बोले चल भाई ये भी शौक कर ले पूरा। मैंने एरोस्ट्रेस का कोर्स किया, मैंने इंटरव्यू क्रैक किया, जेट एयरवेज में मेरा जॉब हो गया था। लेकिन मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था, एयरबस ट्रेनिंग पीरियड था, और हम लखनऊ एयरपोर्ट पे थे। तो वहां पे मैंने देखा कि एयर होस्टेस की लाइफ बहुत बाउंडेशंस के अंदर होती है। आप अलग अलग कंट्री में जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, लेकिन आप के पास इतना टाइम नहीं है कि आप इंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं। वो एक सीमित दायरे में उनको रहना पड़ता है। अपने आप को मेंटेन करने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है उनको। उनके मतलब इतना उनको इनकम नहीं होता है जितना उनके ऊपर प्रेशर होता है, अपनी बॉडी को लेके, स्किन को लेके, बालों को लेके, हर चीज को लेके। कुछ भी हो जाए मुस्कुराते रहिए, डिप्लोमेटिक चलिए। तो वो चीजें मेरी समझ से बाहर थी, क्योंकि मैं तो आपको वो समझ में नहीं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना पसंद करती थी और खुल के जीना पसंद करती थी। तो वहां घुटन सी होने लगी ट्रेनिंग पीरियड में। मेरे फैकल्टी ने बहुत मुझे समझाया कि रीटा आप ट्राई तो कीजिए। मैं भी तो एयर होस्टेस थी। मैंने कहा मैम जरूरी नहीं कि इस माहौल में आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा दम नहीं घुटेगा, आई एम सॉरी मुझे जाना है। और मैं वहां से, मेरे साथ 2-3 लड़कियां और आ गई थी इंस्पायर होकर। तो हम लोग वहां से वापस घर आ गए थे। तो वो मैंने क्विट कर दिया। फिर मैंने जॉब किया, और मैं हमेशा टॉम बॉय रही हूँ। तो मैंने मतलब लड़कियों वाले काम मुझे थोड़े कम पसंद आते थे। तो मैंने क्या किया, एक ऐसी जगह जॉब किया जहाँ पे कंप्यूटर असेंबल होते थे और सॉफ्टवेयर का भी काम होता था। लेकिन क्योंकि मेरे को पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो वो थोड़ा मेरे लिए टफ था। लेकिन मुझे वो सॉफ्टवेयर का सिस्टम बड़ा अच्छा लगता था। स्क्रू ड्राइवर चलाना अच्छा लगता है। हाँ, तो मैं पूरा का पूरा कंप्यूटर असेंबल करने लगी। एक बार तो ऐसा हुआ कि सर थे नहीं ऑफिस में, और थोड़ा सा दूर, मतलब 5-7 मिनट का रास्ता था, जहाँ पे कंप्यूटर का वो सीपीयू होता है, दो कहीं छोड़ के आने थे। अब वो अर्जेंट देकर आने थे, और उनके पास भी लड़का नहीं था, और यहाँ भी कोई नहीं था जो वहाँ छोड़ आए। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने लॉक किया ऑफिस को वो लेके, और मैं दोनों अपने कंधे पे रख के पैदल ही, मतलब मैंने इतना भी नहीं सोचा कि कोई व्हीकल ले लूं, रिक्शा कर लूं। मैं उठा करके वहां छोड़ी आई। और मैंने सर कह रहे वो कैसे हुआ, तो मैंने कहा मैं छोड़ी आई। तो वो हैरान हो गई, तो कैसी लड़की है, सीपीयू कंधे पे रख के छोड़ के आ गई। मैंने कहा तो क्या हुआ। मैं मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये बड़ा काम है या छोटा काम है। मैंने उस ऑफिस को हमेशा अपना समझा। मैं सुबह जाती थी, स्वीपर आए चाहे ना आए, लेकिन मैं अपने टेबल को डस्टिंग कर दिया करती थी। मैं आसपास का जितना मैनेज कर सकती थी मैं कर दिया करती थी। मैं किसी का वेट नहीं करती कि कोई आएगा, कोई करेगा। मुझे जो करना है मैं अपने काम को तैयार कर लेती हूँ, और ऐसा होना भी चाहिए। मैं कभी किसी के ऊपर निर्भर रहना ठीक नहीं समझती। तो जहाज, कंप्यूटर एंड फिर ये डायरेक्ट सेलिंग। फिर उसके बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, बचपन से ही मेरी फ्रेंड थी। तो बेस्ट तो नहीं, पर हाँ अच्छी लड़की है, काफी अच्छी फ्रेंड थी। तो उसने मुझे एक बार बोला कि रीटा एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, और अवार्ड्स मिलते हैं, गिफ्ट्स बहुत मिलते हैं, और देख मुझे ये मिला, मुझे ये मिला। उसने मुझे काफी चीजें दिखाई। अच्छा, वो उम्र ऐसी होती थी ना कि चीजों को लेके हम लोग बड़े अट्रैक्ट हो जाते थे। तो मैंने कहा यार मेरे को भी बता क्या चीज है। तो उसने बता दिया कि चल यहाँ पे दिल्ली में एक जगह होती है कनॉट प्लेस। तो वो वहां मुझे लेकर गई। ऑफिस में बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा ऑफिस, सब कुछ। वो भी एक एमएनसी कंपनी रही।
तो उसमें भी काम शुरू कर दिया। अब यहाँ समझने वाली बात है कि मुझे ये समझ में आ गया था प्लान के अंदर कि जब भी हम प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा एक आईडी नंबर है जिसपे पीवी चढ़ते हैं, तो उस पीवी पे वो जितने ज्यादा होते जाएंगे ना, हमारा पे आउट उतना बढ़ता जाएगा। बस इतना मुझे समझ में आ गया। करने लगे काम, साथ काम करने लगे। तो एक बार मुझे प्रोडक्ट्स लाने थे, तो मैंने उसको बोला कि चलो चलते हैं प्रोडक्ट लेके आने। तो उन्होंने, मैं ना पेटी लेके आई हूँ पूरी पूरी, पूरे बॉक्स है, तो आप मुझसे ले लो। मैंने कहा मैं आपसे तो ले लूं, वो तो आपकी बात ठीक है, पर कंपनी को कैसे पता लगेगा कि मैंने आपसे प्रोडक्ट लिया है? तो वो बोली तो उसमें क्या दिक्कत है, मैंने ले लिया तो कंपनी को पता है ना कि मैंने ले लिया। मैंने कहा नहीं, मैंने लिया वो कैसे पता चलेगा, वहां तो मेरे पे भी नहीं चढ़ेंगे, मेरे को पे आउट नहीं आएगा, मैं आपके लिए काम थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं आपका एम्प्लॉय नहीं हूँ। तो उनको ये चीज पिंच हो गई, तो वो बहुत ज्यादा आर्ग्यू करने लगे। तो उस आप टाइम सामान ले रही थी एज अ कंज्यूमर किसी और से, जबकि आपको प्रोडक्ट के साथ साथ बिजनेस प्लान में भी इतनी रुचि थी कि मुझे पे जी आउट आना चाहिए। जी, मैं उसको, क्योंकि मैं इतना समझ चुकी थी कि यहाँ पे जब मैं ऑफिस गई थी तो मैंने वहां देखा लोगों को, हाँ, जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल थे, तो मैंने उनको देखा, तो मुझे मेरे वो सपने फिर से जगने लगे कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, और जब ये लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। इसलिए मैंने कोशिश की। लेकिन एक्चुअली शायद उनको उस टाइम उस प्लान की शायद नॉलेज ना हो, तो इसलिए वो, उन्होंने मेरे से आर्ग्यू करना शुरू कर दिया। पर मुझे इतना समझ में आने लगा था कि बेनिफिट कंपनी से प्रोडक्ट लेने में अपनी आईडी के ऊपर, जो इन्होंने मुझे दिलवा रखी है, जब मुझे दिलवा रखी है तो मैं आपसे क्यों लूं। बस इतनी सी चीज थी जो वो समझ नहीं पा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो आपको उस बिजनेस में ला रहा है, जब वही कुछ चीजें नहीं समझ पा रहा है, तो फिर वो आपको कैसे आगे खींच के ले जा सकता है। काफी टाइम मैंने वेट किया कि शायद वो आएंगे दोबारा, हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वो भी नहीं आए। अब वो एज ऐसी होती है कि हमने भी, फिर मैंने थोड़ा सा ऐसे हो गया कि नहीं, अपने बस की नहीं है, ये सब नहीं हो पाएगा। फिर काफी चीजें बदलती रही, शादी भी हो गई, और भी बहुत चीजें रही। फिर मैंने जॉब भी की, आफ्टर मैरिज भी मैं एज अ काउंसलर जॉब करती थी इंस्टीट्यूट में। तो वहां भी मैंने बहुत अच्छा किया। वो मुझे आज भी बुलाते हैं कि रीटा आप आ जाइए, आपने बहुत अच्छा संभाला था। तो आज भी मैं आपको मिस करता हूँ। मतलब उन्होंने हमेशा एक फादर की तरह गाइड किया। वो मेरे फैमिली में ही है, रिलेशन में है मेरे। लेकिन जब वो अपनी चेयर पे होते थे और मैं अपनी चेयर पे, तो सिर्फ वो मेरे बॉस होते थे, लेकिन हमेशा उन्होंने फादर की तरह मुझको। तो फिर उस एमएनसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, आई एम श्योर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी, उसमें आपने काम किया, जो प्रोडक्ट की बात हम कर रहे थे, जी वहां पे आपने, जो आप दोनों की मतभेद हुए जिसके कारण आपने वो कंपनी, आई एम श्योर आपने छोड़ दिया जी काम जी करना जी वहां जी। पे। तो इसके बाद फिर आपने दोबारा कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ आप जुड़े, या डायरेक्टली आप हुए में आए? नहीं नहीं, उसके बाद मैं जुड़ी। जॉब करते करते एक बार मेरा पूरा बैग स्नेचिंग हो गया था। फिर मैंने डर के मारे स्कूटी लिया, लेकिन मुझको डर बैठ गया था जॉब में कि मेरे को एक लिमिटेड सैलरी मिल रही है, और उसके लिए मैं अपनी बेटी को मम्मी के पास छोड़ रही हूँ, 2 साल के बच्चे को, और मैं रात को 9 बजे घर आ रही हूँ, 10 बजे घर आ रही हूँ, और सैलरी वही है 15,000 20,000। उसके लिए मैं अपनी बेटी से सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक मैं 12 घंटे उससे दूर रहती हूँ। ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसकी परवरिश कैसे करूंगी। मैं बहुत अंदर से सोचा करती थी, और मेरे को बड़ी बेचैनी होती थी कि इस जॉब को मैं कब तक करूंगी, और ये कब तक ऐसा चलता रहेगा। शायद ईश्वर कहीं सुन रहा था। वो कहते हैं ना कि आप अगर किसी चीज को बहुत ज्यादा दिल से सोचते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं बहुत बिलीव करती हूँ, तो वो चीज ऑटोमेटिकली आपके करीब आना शुरू हो जाती है। शायद यही वो प्लेटफॉर्म था जो अ, मेरे करीब धीरे धीरे आ रहा था, बचपन से आ रहा था, पर मैं ही थी जो समझ नहीं पा रही थी। ये गलती मैंने की है, मुझे जो भी लोग सुन रहे हैं वो ना करें। अगर आपको अपॉर्चुनिटी सही मिल रही है, तो आपको उसको समझिए, सीखिए। अपलाइन डाउनलाइन आस पास क्या हो रहा है आपको उससे मतलब नहीं है। आप खुद फोकस करके सीधे चलिए, जो मैंने नहीं किया। ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। अगर मैंने उसी टाइम भी फोकस किया होता, तो शायद मेरे को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। लेकिन आज भी मैं थैंक्स करती हूँ गॉड को कि इतना सब हुआ, इसलिए मैंने इतना सब कुछ सीखा कि मैं आज यहाँ हूँ। और ये एक्चुअली में वो जगह है जहाँ मुझे होना चाहिए था। तो दोनों तरफ से ही मैं सेटिस्फाई हूँ। मुझे बहुत खुशी है ये बता के कि आप उन महिलाओं में से एक हैं फोवे प्लेटफॉर्म में, जिनका पहले वीक का ही जो हमने पे आउट दिया था, मैं नहीं कहता कि हम लाखों करोड़ों की बात तो नहीं करता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आपका, मुझे पता है कि आपका पहले वीक का पे आउट ही एक इतना पे आउट था कि जो एक लॉकडाउन में एक महिला के लिए
घर पे बैठ के अपने परिवार के साथ शायद एक सपोर्ट आप जरूर कर पाई होंगी अपनी फैमिली को। जी बिल्कुल। और इतना हर वीक अगर आता रहे तो आई थिंक एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल आप अपना जो आपका अपना ड्रीम था अपनी फैमिली को देखभाल करने का, अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करने का, तो वो आई एम श्योर आप कर पाएंगी। और बहुत अच्छी शुरुआत है आपकी फोवे में। एंड आई थिंक आप शायद 40 के आसपास आपका वीक का फर्स्ट वीक का जितना मैं जानता हूँ जी कि चेक जी 38,600 मतलब बहुत कम लोग हैं। डायरेक्ट सेलिंग में कहा जाता है कि लोग अपने चेक के आगे 1 0 फालतू लगा के बताते हैं। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल पाती हूँ। आपने सही बोला, 38,000 कुछ पैसे का जो आपका फर्स्ट वीक का चेक बना था 38,600। तो ये लोगों की महीने की सैलरी होती है, आपके पहले वीक का चेक बना था। तो बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़े मतलब मैं दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपको धन्यवाद करना चाहूंगा और कि आपने फोवे में इतना बड़ा काम किया। लेकिन मेरा फिर भी एक सवाल है आपसे, आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में मिलती आई, काम करती आई, आपने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म देखे, बहुत बड़े बड़े लीडर्स के साथ आपने काम किया जिनकी अचीवमेंट शायद बहुत बड़ी रही होगी, लेकिन आपको ऐसा फोवे में क्या दिखा कि आप इसके साथ आप एक कहते हैं ना वो एक आपको अट्रैक्शन हुई टुवर्ड्स दिस प्लेटफॉर्म? मैं बताती हूँ, मैंने जो पिछली कंपनी में काम किया बहुत अच्छी कंपनी थी, सब कुछ अच्छा था, बट पे आउट नहीं था। आप प्लान आप देखेंगे तो बहुत अट्रैक्टिव है, बट जब आप उसको करने जाते हैं तो इतनी हिडन कंडीशंस हैं कि आप सिर्फ कंपनी का झंडा फहराते रह जाते हैं। मुझे नहीं पता कि लोगों ने वहां कैसे अचीव किया, सीरियसली। बदली शायद कुछ चेंजेस आए थे उसके बाद दिक्कत हुई है, क्या हुई आई डोंट नो। लेकिन मैंने अब तक जितना भी देखा, मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में लोगों को देखा है, 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, लेकिन 15,000 का वो अपना पे आउट नहीं दिखा पाते। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसा क्यों होता है। मैंने अपने आसपास सबसे बहुत सीखा है, लेकिन मैं उसके लिए नहीं हूं कि मेरी जेब खाली है और मैं बस जय माता दी बोलती जा रही हूँ, वो मुझसे नहीं हो पाता है। देखिए, आपकी आवाज में दम जब आता है, आपके दिल से आवाज निकलती है जब आप सेटिस्फाइड होते हैं उस काम से जिसको आप कर रहे होते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से किया। अभी पे आउट मेरा वहां भी स्टार्टिंग से मैंने जो पे आउट लिया तो सीनियर बोले कि हमें तो इतना भी नहीं मिला था, आपको तो बहुत बड़ा आया है। मतलब वहां उस प्लान में जिसमें मैंने शुरू किया था, मेरा पहला पे आउट 4,000 था, तो मेरे सीनियर बोले मेरे 51 रुपए आए थे जिसका मैंने भोग लगा दिया था। तो उसके बाद कभी पे आउट बढ़ा, कभी कम हुआ, लेकिन जितनी मेरी मेहनत हो रही थी, अगर मुझे एक मजदूर बनना है तो मैं एक ऑफिस में जॉब क्यों नहीं कर लेती हूँ? मैं क्या कर रही हूँ डायरेक्ट सेलिंग में? यहाँ पे कहते हैं कि आप बहुत स्वतंत्रता से कमाते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हुए कमाते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताते बिताते कमाते हैं। आप मेट्रो में जा रहे हैं और आप कमा लेते हैं, आप लोगों की भीड़ में खड़े हैं और आप पैसा कमा लेते हैं। लेकिन मैं 2-2 घंटे स्कूटी चला के जा रही हूँ और वहां जाने के बाद आप 200-300 रुपए का एक प्रोडक्ट बेच के आ रहे हैं। मैं तब भी सेटिस्फाई थी कि मैं अवेयरनेस देकर आई हूँ, कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग की पावर बता के आई हूँ। लेकिन और जो ये 200 रुपए का अगर प्रोडक्ट निकल गया तो वो तो मेरे को इंसेंटिव मिल गया ना। लेकिन फिर भी इतना लंबा समय सीखा मैंने बहुत। मैं थैंक्स करती हूँ उस कंपनी को कि मैं इतना कुछ सीख पाई। मैंने काफी कुछ सीखा, बहुत लोगों को फेस किया, क्योंकि मेरा ऐसा नहीं था कि मैंने आज प्लान सुन लिया, 4 दिन बाद किसी को दिया, 6 दिन में घर पे रेस्ट करी, नहीं। मैंने उसको ड्यूटी की तरह किया। मैं सुबह घर से 9-10 बजे जाती थी, ऑफिस खुलते ही पहला चेहरा शायद वो जिनकी फ्रेंचाइजी थी वो मेरा ही देखते थे, और उसके बाद मैं फ्रेंचाइजी में लॉक लगवा कर आती थी वापस। और मैं जिस फैमिली से हूँ, हमारी मम्मी थोड़ा इतना गुस्से वाली थी, स्ट्रिक्ट, के गर्ल्स के पास भी हम कम ही बैठ पाते थे, वो फ्रेंड्स भी नहीं बनाने देती थी, वो खुद ही हमारी फ्रेंड थी जो कुछ था। तो ऐसे इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग में भीड़ इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ज्यादातर काम सोशल साइट से किया। फेसबुक पे बैठे बैठे मैंने 1.5-2 लाख का बिजनेस डलवाया। तो उस चीज से लोग भी इंस्पायर होते थे, तो मुझे खुशी होती थी कि आज मुझसे भी कोई इंस्पायर हो रहा है। तो मुझे ये यकीन हो गया था कि अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, बढ़ने लगी हूँ। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ने लगते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ने लगता है। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। मुझे सिखाने वाला खास कोई नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने सिखाया और उन सबको मैं थैंक्स बोलती हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं कि उन्होंने मुझे सिखा दिया, क्योंकि थोड़ा सा चीटिंग करने का मुझे शौक है। सॉरी, बट मैं थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि मैं एग्जाम्स देती थी ना, तो जब तक मैं दूसरे को ना देख लूं वो लिख क्या रहा है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता था कि मैं सही कर रही हूँ। और जब भी कोई पैरेलल में भी अगर कोई प्लान दे रहा है,
कोई भी जिसको मैं जानती भी नहीं, बट बिजनेस की बात हो रही है, कंपनी की बात हो रही है, प्रोडक्ट्स की, तो मैं सुनने लगती थी। अगर किसी को मेरे देखने से प्रॉब्लम है तो मैं अपना कुछ पढ़ रही हूँ बट मेरे कान वहीं होते थे, मुझे सुनना, मुझे सीखना था। मुझे सीखने का बहुत शौक है, मैं आज भी सीखती हूँ, और सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप सीख पाते हैं तो आप कर पाते हैं। लेकिन वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि इतनी मेहनत मैंने शायद वहां के लोग जानते हैं, मेरी टीम जानती है कि मैंने वहां कितनी मेहनत की थी। उसके बाद भी वो चीज नहीं मुझे मिली जो मुझे करनी चाहिए थी, वो पे आउट जिसके बारे में मैं सोचा करती थी, वो सेटिस्फेक्शन मुझे वहां भी नहीं मिला। तो अब ये वाली प्रॉब्लम आपके साथ नहीं रहने वाली, वो तो पहले जी, वो मुझे बिल्कुल बिल्कुल। में भी आपने देख लिया है। लेकिन मैं फिर भी 3 चीजें आपसे पूछना चाहूंगा, 3 वो चीजें जो आपको लगता है पोहोवे में बेस्ट है, 3 चीजें। देखिए, 3 चीजें अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, सबसे पहले तो मैं नॉर्मल बता रही हूँ, पहले ही नंबर पे 3 चीजें बता दे रही हूँ कि मेरी जो कंपनी, ये मेरी अपनी कंपनी है, क्योंकि मैं इसमें पार्टनर हूँ। तो डेफिनेटली मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, जो मेरी चीज है वो कैसे खराब हो सकती है। और दूसरी चीज जो है, इसके प्रोडक्ट्स, जितना मैंने इनके बारे में सुना है, और अब डिवाइस को मैंने यूज भी किया है, मेरा शोल्डर फ्रोजन हो गया था, बहुत मैं रोई, बहुत रो रही थी। तभी मिस्टर अमित आनंद जी मेरे घर आए थे और उन्होंने मुझको पॉइंट्स पे थेरेपी दिया था। उस टाइम मैंने उनको गुस्सा किया था, क्योंकि वो यहाँ पे भी पेन होने लगा था। मैंने कहा यहाँ तो था ही, ये भी क्या कर गए आप। लेकिन अगले दिन मुझे 60% रिलीफ हो गया था। तो उन्होंने बोला कि अब तो मैं नहीं आ सकता आपको थेरेपी देने, पर आप जोर से उन पॉइंट्स को पुश करते रहिए। अपने आप से करने में बहुत टाइम लगा, जितना मशीन ने एक बार में रिलीफ दिया था उतना नहीं हो पाया। लेकिन मैं वाकई में, मैं थैंक्स करती हूँ उस मशीन की। मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, हिल भी नहीं पा रही थी, और एक बार में इसने, मतलब जैसे इसका नाम है मैजिक, सचमुच मेरे साथ इसका मैजिक हुआ है। तो प्रोडक्ट नो डाउट वंडरफुल है। तीसरी चीज, डेफिनेटली, जिससे मुझे विटामिन एम मिलता है, विटामिन एम जो मुझे सबसे पहले मिला है, मेरा पे आउट, मेरा मनी, बिजनेस प्लान। और उस बिजनेस प्लान का, मैं एक चीज सभी से कहना चाहूंगी, बहुत ही खूबसूरत प्लान है। ट्रांसपेरेंसी उसकी मुझे बहुत अच्छी लगी। आपके पास कोई भी हिडन कंडीशन नहीं है। आप किसी के भी सामने बैठकर जब बात करते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस में बात करते हैं। पूरे प्लान में कोई ऐसी कंडीशन, पहली बात तो कंडीशन ही नहीं है। एक ही कंडीशन है जो जरूरी है, कि भाई आपको इतना बिजनेस करना है वीकली, वो भी रॉयल्टी इनकम पे, तो वो जरूरी है, क्योंकि वरना तो हम बेकार हो जाएंगे ना। तो ये बिल्कुल जेन्युइन है। इसके अलावा कहीं कोई कंडीशन ही नहीं है, ट्रांसपेरेंट प्लान है। लेकिन एक जो एलिट बोनस है, मुझे वो बहुत मजेदार लगता है। मतलब सोचिए ना, अभी तक हमने जितने भी कंपनी की, मैंने एक ही चीज सीखी, अरे तेरे को तो फिर भी पैसे आ रहे हैं 3-3 साल तक, तो अभी तो सीखना है तुमने। स्कूल जाती हो, 12 साल पढ़ती हो, कॉलेज पढ़ते हो, उसके बाद पैसा आता है, जॉब लगती है। यहाँ तो 3 साल नहीं सीख सकते, सिस्टम को समझिए। लेकिन अपना सिस्टम इतना खूबसूरत है कि वो कहता है कि आइए और सीधा कमाइए, और आप कमाएंगे तो उस पर भी कमा लीजिए। और सोच के देखिए, जब एलिट बोनस हम लेने लगते हैं 12,60,000, उस पे 5,60,000 ऊपर से मिल रहा है, और 12,60,000 इनकम करने के बाद जरा पीछे मुड़ के देखिए कारवां कितना बड़ा है, कितनी बड़ी आपकी टीम हो चुकी है। तो अब पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि एलिट बोनस पे पूरा फोकस रखिए। उसके लिए एक ही साल है, और ये बहुत अच्छी बात है कि उसके लिए एक ही साल है। ज्यादा टाइम मिलेगा तो हम लोग उसको धीरे धीरे करेंगे, लेकिन हम जल्दी जल्दी करेंगे तो टीम जल्दी जल्दी बनेगी। तो मैं उसको लेके बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच रीता जी। आपने सभी को बहुत मतलब एक होता है ना नारी पावर, विमेन एम्पावरमेंट, और कोई बात नहीं, आज आप अपनी असली शक्ति दिखा सकती, चेहरा दिखा के। क्योंकि बहुत सारे लोग, मैंने शुरू में उनको बोला कि मैम एक्सीडेंट होने के बावजूद यहाँ पे आई हैं। सो महिला की एक असली शक्ति होते ना, अंदर से आती है नारी की। तो आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सबके लिए। तो एक बार सबको अपना थैंक यू आप कह सकती हैं सामने फेस करके। आई एम श्योर जो इनकी आवाज में बुलंदी आपको दिख रही थी, वैसे ही ये काम भी करती हैं, एंड इनसे बहुत लोग इंस्पायर होंगे। और आने वाले समय में शी बी वन ऑफ द टॉप लीडर्स इन होवे, और बहुत जल्द आप एक अपने मुकाम तक, पहले जो पायदान है हमारे लीडरशिप लेवल का, वहां तक पहुंचने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच आप यहाँ आने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि हमारा जो अगला बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है अगले लेवल के लिए, जी जी, वहां पे भी आप
हमारे साथ जरूर बिल्कुल, डेफिनेटली। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, एंड थैंक यू। अब हम पेश करते हैं अपने आखिरी और आज के तीसरे स्पीकर के लिए। थैंक यू वेरी मच। सो वेलकम बैक। और हमारे साथ हमारी जो आखिरी सुपरस्टार हैं, हमारे राइजिंग स्टार मिस कोमल खन्ना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और कोमल मैम आज देखेंगे कि यार देखो फोवे के प्लेटफॉर्म की खासियत ये है कि हमारे पहले ही प्रोग्राम में दो दो नारी शक्तियां हमारे साथ थी। अभी आप रीटा मैम से मिले, अब हमारे साथ कोमल मैम है। कोमल मैम पहले वीक के हिसाब से आई थिंक शी वाज एट द टॉप, है ना, टॉप अर्नर में से एक थी। वो अपने मुंह से खुद बताएंगी, मैं इनकी बहुत ज्यादा तारीफ नहीं करना चाहता, बहुत मेहनती हैं और रोजाना हमारे ऑफिस में इनके दर्शन होते हैं और आशा करते हैं ऐसे ही होते रहें और इसी तरह से बिजनेस में आगे बढ़ती रहें। तो कोमल मैम हम शुरू करते हैं आपसे आज की अपनी चर्चा और बातचीत। जी सर। तो मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सा आपके बारे में। अभी तक हम सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे को जानते हैं और बहुत सारे लोग जो आज हमारे साथ जुड़े हैं जी, वो भी आपको बस जानते हैं कि कोमल खन्ना नाम की कोई चीज है। जी तो ये सर। कोमल खन्ना नाम की जो चीज है ये इसका जीवन कैसा रहा शुरुआती तौर पे और यहाँ तक कैसे पहुंची? सर अगर मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी, पहले तो मैं सबको वेलकम और थैंक्स करना चाहती हूँ। जो लोग भी नए और पुराने मुझे देख रहे हैं, कुछ लोग मुझे जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं, वो मेरे लिए नए हैं। बट मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी तो मेरी पैदाइश पंजाब में हुई है, होशियारपुर के पास, और एजुकेशन मेरी दिल्ली से हुई है। तो तुसी पंजाबी च गल कर सकते हो? ਅਸੀਂ बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲ कर सकते सर, पर सामने वाले सामने वाले लोगों को समझ नहीं आएगा इसलिए हम हिंदी में ही बात करेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो एजुकेशन मेरी दिल्ली में हुई और दिल्ली में, बट मेरा एजुकेशन से ज्यादा मेरा जो मतलब कह सकते हैं कि शौक था ब्यूटी इंडस्ट्री में। और 14 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है ब्यूटी इंडस्ट्री का। ट्रेंड हूँ मैं वीएलसीसी से और अपना सलून रन करती थी। ऐसा नहीं था कि मुझे फाइनेंशियली मुझे किसी चीज की प्रॉब्लम थी, अच्छा अर्न कर रही थी, बट कुछ हेल्थ इश्यूज थे। तो मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड हेल्थ प्रोडक्ट के साथ ज्वाइन हुई और मैंने उस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया। तो धीरे धीरे पता चला कि इसके साथ एक वर्क अपॉर्चुनिटी भी है। तो मतलब उस प्रोडक्ट को यूज करते करते मुझे क्लाइंट और कस्टमर बनाने की तो कभी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मेरा काफी बड़ा फीमेल का सर्कल था, तो मेरी रिटेलिंग वगैरह हो जाती थी। अब मैं आपको यहाँ रुकना चाहूंगा। जी सर। अभी ये आपके काम से और आपके बचपन में बहुत बड़ा गैप रह गया जी। तो आपका बचपन, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपकी एजुकेशन कैसी रही, आपके सपने क्या थे बचपन में? ओके।
सर फैमिली में मतलब मैं एक सिस्टर हूँ, मेरे 2 ब्रदर हैं। ऐसे देखा जाए तो मैं 3 जनरेशन में एक सिंगल गर्ल हूँ, तो बहुत लाड प्यार में मैं बड़ी हुई हूँ। और फाइनेंशियली जैसे मैंने बताया कि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा रहा, तो काम की मुझे ऐसी कोई दिक्कत रही नहीं। बट एक शौक होता था कि इंडिपेंडेंट हो जाऊं, अपने पैरों पे खड़ी हूँ और कुछ काम करूं। और उसी को देखते हुए अपनी स्टडी के साथ साथ ही मैंने अपना सलून की ट्रेनिंग की और सलून को स्टार्ट किया था। फिर शादी हो गई, बच्चे हुए, तो थोड़ा सा गैप हो गया था। बट एक इच्छा अंदर हमेशा रही कि हमेशा से इंडिपेंडेंट हो जाऊं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, हस्बैंड से किसी चीज के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़े। तो उसके साथ फिर मैंने अपना, मेरी बेटी होने के बाद, पहले एक बेटा है और एक बेटी है, बेटी के बाद मैंने दोबारा से प्रोफेशनली सलून को स्टार्ट किया दिल्ली में। और स्टार्ट करने के बाद ही मैं नेटवर्किंग, मेरे लिए मतलब मैं जीरो भी नहीं जानती थी नेटवर्किंग का। अगर मेरे से इंट्रोड्यूस हुई है नेटवर्किंग तो एक प्रोडक्ट के थ्रू मेरे पास आया था। शादी के काफी टाइम बाद मेरे पास एक प्रोडक्ट के थ्रू नेटवर्किंग आया था। तब भी कई टाइम तक तो मतलब मैं सिर्फ यूजर ही बनी रही, मुझे नेटवर्किंग का पता ही नहीं था कि इसके बैग में हम आप एक अपॉर्चुनिटी को भी ले सकते हैं। बट जब मेरे पास बहुत सारी मेरी कंज्यूमर्स बनने लगे, तब मेरे जो अपलाइन थे उन्होंने मुझे बताया कि मैम आप इतनी अच्छे सेल कर रही हो और इतना अच्छे आपके कंज्यूमर बेस है, तो आप इसकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को भी देख सकते हैं। तो मैंने उसको अडॉप्ट किया और वहां पे भी बहुत अच्छा किया, सीखा, अचीवमेंट्स की। बट सडनली बीच में कुछ फैमिली इश्यूज हुआ था, मतलब मेरे बेटे के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी, हेल्थ इशू हुआ था, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू प्लान उस कंपनी में, क्योंकि मैं रिटेलिंग में ज्यादा फोकस रहता था मेरा, तो मैं टेक्निकली चीजें, शायद मैं अपनी गलती मानती हूँ उस बेस पर कि मैंने उन टेक्निकली चीजों को ज्यादा अच्छे से समझा नहीं या समझ नहीं पा रही थी। तो उस प्लान के अकॉर्डिंग आप अगर कुछ अचीवमेंट नहीं करते, क्राइटेरिया होता है जो अगर आप नहीं करते हो तो आप ऑटोमेटिकली उस प्लान में से बाहर हो जाते हो, आपकी टीम आपके अपलाइन को डोनेट हो जाती है। तब तक मुझे थोड़ा नेटवर्किंग समझ में आ चुका था। और जो मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस है सलून का, उसमें काफी सारी हमेशा हमें फेस करना पड़ता है, स्टाफ को लेकर डिपेंड करना पड़ता है हमें एम्प्लॉइज पर। तो ये था कि मुझे नेटवर्किंग जब कुछ कुछ समझ में आने लगी तो मुझे लगा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता है अगर हम इसको फुल टाइम करें। तो मैंने उस, कहते हैं ना ठोकर खाकर ठाकुर बनते हैं, तो मैंने उस ठोकर के बाद जहां पर मेरे को ये चीज पता चली थी कि मेरी टीम ही डोनेट हो गई है मेरे अपलाइन को, तो मैंने कुछ प्लान स्टडी किए अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। फिर मैंने एक प्लेटफॉर्म चुना, और सिर्फ इसलिए चुना कि नेटवर्किंग, जैसे कि बताया जाता है, एक सपनों की दुनिया, और हम नेटवर्किंग इसलिए करते हैं कि हम रॉयल्टी इनकम अचीव कर सके, टाइम फ्रीडम अचीव कर सके, उसके लिए। क्योंकि फुल टाइम काम करके तो हम ट्रेडिशनल में भी अच्छा पैसा अर्न करते थे और कर सकते हैं, बट एक जो अचीवमेंट होती है कि अपनी फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड करें या इंटरनेशनली टूर्स अचीव करें कंपनी से, तो वो सारी चीजें हमें नेटवर्किंग में मिलती हैं। बट जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रही थी और अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैं थैंक करती हूँ उसमें भी अपनी टीम को और अपलायंस को, बट जो मेरे गोल थे नेटवर्किंग में आने के, वो वहां पे फुलफिल नहीं हो पा रहे थे, तो उस वजह से एक डिससेटिस्फेक्शन थी। ठकुराइन अभी भी नहीं बनी थी। ठकुराइन आप कह सकते हैं। तो इन बिटवीन क्या हुआ कि जैसे कहते हैं ना कि जब तक आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है तब तक आप वही सरवाइव करते हो जो आप कर रहे होते हो। तो वो चल रहा था, जैसे तैसे चल रहा था, बट कहीं ना कहीं मुझे अंदर से लगता था कि सबसे पहले मेरी एक आदत है, शायद अच्छी है या बुरी है, मैं अपनी गलती पहले देखती हूँ। तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे हूँ, घर में, वर्किंग में, तो मैं ये देखती हूँ कि अगर मैं 100% नहीं कर पा रही हूँ या नहीं दे पा रही हूँ तो इसमें मेरी गलती क्या है। उस चीज के लिए मैंने अपने अपलाइन से भी पूछा, कंपनी से भी पूछा कि शायद कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, कुछ चीजें तो मैं सुधार कर सकूं, तो मैं उसको अच्छा करूंगी तो मैं अच्छा अचीव कर पाऊंगी। बट शायद मेरी कोई गलती नहीं थी, तो इस वजह से कोई मुझे बता नहीं पाया, क्योंकि मैं अपना 100% देती थी, बट 100% देकर मुझे उसका 25% भी रिटर्न नहीं मिलता था, जिस चीज से मुझे इंटरनली मुझे सेटिस्फाई नहीं थी मैं उस चीज से। तो लॉकडाउन के टाइम पे कोरोना पूरे वर्ल्ड में था। रुकिए, यहाँ सवाल हमें पूछना है कि ये तो बात रही आपकी आज तक की पोहो से पुरानी जर्नी की। जी। How come पोहोवे came to your life and why did you like पोहोवे, और आपको पोहोवे क्यों पसंद आया? जी सर, जैसे मैं बताना ही जा रही थी कि लॉकडाउन जब हुआ है, कुछ रीजन बन जाते हैं, कुछ बहुत सारी चीजें थी पहले से चल रही थी पुराने प्लेटफॉर्म पर, बट हमें कुछ कहते हैं ना कि नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी, जिस चीज को हम सर्च कर रहे थे नहीं मिल पा रही थी। लॉकडाउन के साथ साथ, कोरोना के साथ साथ पोहोवे की अपॉर्चुनिटी भी मेरी लाइफ में आई,
जहाँ पूरा वर्ल्ड सरवाइव कर रहा था कि लॉकडाउन ने सबको मतलब पैंडेमिक की वजह से हम सब सरवाइव कर रहे हैं, बुरा हाल हो गया, इनकम बंद हो गई है, हमारे मेरे भी सारे सोर्सेज बंद हो गए थे, सलून बंद हो गया था, हस्बैंड की इनकम बंद हो गई थी। इन बिटवीन जब फोहोवे आया मेरे पास, तो मुझे लगा कि जब मेहनत ही करनी है तो एक बार इसको देखा जाए। और इसमें जो चीज मैंने देखी अपने लास्ट 8 साल के एक्सपीरियंस से, नेटवर्किंग के एक्सपीरियंस से, उसमें मैंने देखा सबसे पहले इसका प्रोफाइल, तो बहुत ह्यूज प्रोफाइल है कंपनी का। कंपनी फार्मा में ही डील करती आई है ऑलरेडी, तो ऑल मतलब इस चीज से मैं सेटिस्फाई हूँ कि जो प्रोडक्ट्स होंगे वो रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे। सेकंड चीज हमें देखना होता है कि प्रोडक्ट्स कैसे हैं, तो प्रोडक्ट्स हर रेंज में है, यहाँ पे डिवाइसेस भी हैं, सप्लीमेंट्स भी हैं, फूड सप्लीमेंट्स जैसे आप देख पा रहे हो। और मैंने इंडिया का फर्स्ट जो प्रोडक्ट है, आपको याद होगा कि शायद मैंने ऑर्डर किया था और मैं यहाँ से जिसको हमने प्रोडक्ट डिलीवर जी मैं यहाँ से लेकर गई थी और मैं यूज भी कर रही हूँ, और मेरी एनर्जी से पता चल रहा होगा कि पावर प्लस का रिजल्ट क्या है। और थर्ड चीज बिजनेस प्लान, जिसकी वजह से मैंने लास्ट अपने नेटवर्किंग के कैरियर में मतलब कह सकते हैं ना, ठोकर खा के ठाकुर बनी थी, क्योंकि उसमें कुछ चीजें हिडन रखी जाती हैं। ये मैं मतलब हर इंसान को, हर लीडर को जिसको मैं ये अपॉर्चुनिटी दिखाऊंगी, उसको मैं ये बोल सकती हूँ कि जब भी आप कभी कोई बिजनेस प्लान कंपेयर करें, तो ऊपर के जो कह सकते हैं लेवल्स होते हैं जहां पे वो चीजें हिडन रखी जाती हैं, तो उनको पहले क्लियरली देखें कि यहाँ पर क्या है। और इसी तरह से मैंने फोहोवे का प्लान देखा। इतना ट्रांसपेरेंट प्लान मैंने अभी तक की लाइफ में कहीं नहीं देखा, क्योंकि इन बिटवीन भी हम करते नहीं थे, बट बहुत सारे प्लान्स को देखते थे और कंपेयर करते थे। फोर्थ और लास्ट चीज सर मैंने इसमें ये देखी, हो सकता है हम हर किसी को नेटवर्किंग के लिए अप्रोच ना कर सके, क्योंकि नेटवर्किंग जैसे कोई फीमेल है या कोई भी पर्सन ऐसा है, क्यों नेटवर्किंग में आपको बाहर भी जाना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है, तो हर कोई कंफर्ट नहीं होता है। बट जो हमारी कमिंग सून रेंज है इसमें FMCG, और जो हमारा डोर ओपनिंग प्रोडक्ट है सैनिटरी नैपकिन, उसके थ्रू हम हर घर में जा सकते हैं, हर फीमेल को, हर मेल को, हर पर्सन को अप्रोच कर सकते हैं कि एज अ यूजर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी फोहोवे में। और इस पहले मैं थोड़ा सा सच बताऊं तो जब मैंने इसमें एंटर किया, आईडी लगाई, तो मतलब एक लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, नहीं होगा, क्योंकि ना हम किसी से मिल पा रहे थे, ना हम डेमो दिखा पा रहे थे। बट जब कंपनी की ओपनिंग हुई, कंपनी का 10 जुलाई को हमारा ऑफिस ओपन हुआ, प्रोडक्ट हमारे हाथ में आ गया, तो कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ। और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ जब मेरा पहला बोनस आया, फर्स्ट वीक का बोनस। जैसे कि सर ने बोला कि एज अ फीमेल इंडिया में हाईएस्ट फीमेल का मैंने बोनस उठाया है। और मैं अपनी फैमिली, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने कभी मेरे को किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं। और आप समझ सकते हैं कि कोविड के टाइम पे ना घर में मेल है, मतलब मेड आ रही है, ना कुछ हम बाहर जा पा रहे हैं, सिर्फ हमने घर से बैठे बैठे ये काम किया और मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया कि मतलब पूरा दिन में सिर्फ जो जरूरी काम होते थे वो करती थी, और मैं अपना पूरा टाइम फुल टाइम को देती थी, फोहोवे को देती थी। उसी चीज का मुझे ये रिटर्न मिला कि मैंने हाईएस्ट चेक 56,000 का यहाँ से लिया है फर्स्ट वीक का। थैंक यू सो मच सर, ये सब आपकी सपोर्ट से हुआ है। फोहोवे के मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है, सिर्फ कॉल करते थे हम लोग और हमारी सारी चीजों का सॉल्यूशन मिलता था। बड़ा सपोर्ट है कि आपकी अपलाइन, हाँ, मैं वहीं आ रही थी सर, क्योंकि एक रीजन वो भी है मेरे इस जर्नी को स्टार्ट करने का, क्योंकि मिस्टर कादिर जावेद सर और डॉक्टर हसन मलिक, ये दोनों ऐसे पर्सन हैं मेरे प्रीवियस लाइफ में भी कि इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जावेद सर की कैलकुलेशंस को लेकर हम प्लान को समझते थे, और हसन सर का प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेकर हम लोगों को अप्रोच करते थे। तो इन लोगों का, दोनों का बहुत बड़ा हाथ है, और आपका भी, कि हम लोगों ने ये सक्सेस ली है। इट्स ऑल योर एफर्ट, आप लोग बहुत मेहनती हैं। एंड आई सी कि किसी भी कंपनी का सक्सेस डिपेंड करता है कि उसमें लीडरशिप कैसी है। मैं ये कहूंगा कि हर जगह प्रोडक्ट अच्छे हैं, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट प्लान आप कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट सब बराबर होते हैं, अच्छी क्वालिटी के। नोबडी वुड वांट कि उसके प्रोडक्ट खराब हो, हर जगह प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, प्लान अच्छे होते हैं। बट द थर्ड थिंग विच इज पीपल, लोग कैसे कंपनी में जुड़ते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड कि हमारे साथ इतने स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जुड़ी है। आप जैसी महिलाएं स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, मतलब रीटा मैम थी, अब आप आई हैं। सो बेशक हम अपनी अपनी फील्ड में कॉम्पिटिटर्स हैं, बिकॉज हम लोग मार्केट में, आप लोग बाहर जाते हैं जी, तो बिजनेस के लिए कम्पीट करना पड़ता है। जी, बट एट द टॉप व्हेन आई सिट एंड सी, जब मैं ऊपर बैठ के देखता हूँ तो मुझे वो पावर का महसूस होता है कि आपका खुद का करियर, कंपनी एक सुरक्षित हाथों में है। जब आप जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर्स
मार्केट में होते हैं। नहीं सर, यही चीज हम भी फील करते हैं कि अब हम एक अच्छे और सेफ प्लेटफॉर्म पे हैं, जहां पर जो चीजें हमें ट्रेनिंग्स को लेकर, सर्विसेज को लेकर, वो चीजें हमें फेस करनी पड़ती थी। मतलब कहते हैं ना कि अगर आप प्लेयर अच्छे हो तो पिच कैसी भी हो आप अच्छा खेल लोगे। तो वो चीज अब हमें यहाँ पर फील हो रही है कि प्रोडक्ट भी आ गए, कंपनी भी ओपन हो गई। नहीं तो बहुत सारी कंपनीज में और भी जैसे स्टडी कर रही थी, तो बहुत सारी कंपनी सर्वाइव कर रही थी इस चीज के लिए कि पेंडेमिक के टाइम पे वो इंडिया में लॉन्च हो जाए, बट नहीं हो पाया। बट फोहवे ने इस चीज को साबित कर दिया है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और जेन्युइन कंपनी है और जेन्युइन प्रोडक्ट्स के साथ बोनस जेन्युइनली दे रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप अगर मैसेज लोगों को देना चाहोगे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, अभी तक का जो आपकी जर्नी रही है लगभग 2 से 3 महीने की फोहवे के साथ, और आपने पहला पे आउट अपना उठाया यहाँ से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर पहले तो मैं अपने, जो मेरी पुरानी टीम भी कुछ लोग मेरे साथ हैं यहाँ पर, उन्होंने मुझ पे बिलीव किया, और कुछ नए लोग हैं जिन्होंने, जो आज तक मुझे मिले भी नहीं है इस कंपनी में, फोहोवे में, वो मेरे साथ ज्वाइन हुए और मुझे मिले नहीं आज तक। हमने फोन से ही उनके साथ मैंने कांटेक्ट किया है। उन लोगों ने मुझ पे बिलीव करके, कंपनी पे बिलीव करके यहाँ पर इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया, प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट से सेटिस्फाई भी हैं। बट गोल उनका वही है कि हमने कुछ सपने अचीव करने हैं। तो मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ सर कि जैसा हमने अचीव किया है, अच्छा बोनस उठाया है, ऐसे ही आप लोग भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, सेफ प्लेटफॉर्म पे हैं, और हम सब मिलकर हमारे अपलाइंस की सपोर्ट से, और मैं तो हूँ ही साथ में सपोर्ट करने के लिए, हम बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म के जरिए इंडिया में नंबर 1 टीम बनेंगे और नंबर 1 फोहोवे कंपनी बनेंगे। वेरी गुड मैम। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इंडिया की टॉप अर्नर बन सकती हैं फॉर अ वीक एज ए फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर, और जैसे ही हमारा भी बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हमारा मार्केट में आने वाला है जो सैनिटरी पैड है, एंड आई एम श्योर हम लोग विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत बड़ा काम करेंगे। ना केवल मतलब एक अपॉर्चुनिटी है जो हम महिलाओं के लिए लेके आके इसको प्रमोट कर सकते हैं आगे, कि आप घर पे बैठ के अपनी एक एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमा सकते हैं और आप अपनी परिवार को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, और आपका उसमें बहुत बड़ा रोल रहने वाला है मैम फ्यूचर में उसमें। सो आई यू आर नॉट लिमिटेड अप टू, आप मैं नहीं कहूंगा राइजिंग स्टार तक हैं, आपने ऐसे कई पायदान ऊपर जाना है। जी सर, ये तो पहला स्टेप है। इस सफलता से मैं मतलब कह सकते हैं कि ज्यादा मैं ऊंची नहीं उड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये पहला स्टेप है, अभी मेरी दौड़ बहुत आगे तक की है। और बहुत जल्द हमारा जो अगला बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है जी, उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसमें भी अव्वल नंबर पे आप जरूर आएंगी। थैंक यू सर, थैंक यू बिलीव करने के लिए। आपका सपोर्ट रहा तो जरूर आऊंगी, और मेरे से ज्यादा सपोर्ट इन लोगों का हमें धन्यवाद करना चाहिए। बिल्कुल सर, जो इतने पेशेंस के साथ हमें सुन रहे हैं, बिल्कुल। और थैंक यू करना चाहिए अपने, मुझे तो स्पेशली मैं अपनी टीम का बार बार थैंक्स करना चाहूंगी, अपनी फैमिली का, शायद मेरे फैमिली के कुछ मेंबर्स भी इसमें ज्वाइन थे, और मैं सबका थैंक्स करना चाहती हूँ, ऊपर वाले का, अपने पेरेंट्स का, कि मुझे इस नेटवर्किंग की दुनिया में दोबारा से फोहोवे के एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस कराया, और अब जो मैं नहीं अचीव कर पाई थी इस प्लेटफॉर्म पे अचीव कर पाऊंगी, ताकि सब लोग, मेरी फैमिली प्राउड कर सके कि हम किसके साथ जुड़े हुए हैं। लास्ट मैसेज आप सबके लिए जी, अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउन लाइन, पीपल हु आर नॉट, जो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, और वो सारे लोग। हाँ, मैं एक मैसेज ये देना चाहती हूँ कि कुछ लोग जिनको मैंने अप्रोच किया, या जो मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं, वो थोड़े डाउटफुल रहे इस केस में, कि मतलब आप करो हम कर लेंगे, आप देखो हम देख लेंगे, पहले आप सक्सेस हो जाओ, हम सक्सेस तब देखेंगे, तब ज्वाइन करेंगे। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को डाउट था कि कंपनी आएगी नहीं, प्रोडक्ट आएगा नहीं, बोनस मिलेगा नहीं, बट अभी सब आपके सामने आ चुका है। और अगर सक्सेस की बात करें, मैं अपनी इस सक्सेस को बहुत बड़ा नहीं मानती हूँ, बट पहला स्टेप है कि मैंने ये सक्सेस ली है, राइजिंग स्टार या टॉप फीमेल अर्नर, मैंने इसमें ये सक्सेस ली है। तो आप इस चीज से श्योर हो सकते हैं कि हम जहां पर भी हैं हम सेफ हैं। और आप एक बार ये अपॉर्चुनिटी देखिए, प्रोडक्ट प्लान को कंपेयर कीजिए, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं उसके साथ आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि सच में आप जहां मेहनत कर रहे हैं, अगर वहां आप सेटिस्फाई नहीं है तो एक बार फोहोवे को जरूर अच्छे से देखना चाहिए। जरूर देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू सो मच।
सो ये आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त रहा। हमारे 3 टॉप लीडर्स आज हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने अपनी बहुत छोटी सी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करी एंड मुझे पता है कि वो लोग और बोलना चाहते थे, बट वो वक्त आएगा जब हम सफायर और एमरल्ड लेवल की तरफ ये दौड़ में और बढ़ेंगे। तो मैं लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि इससे आने वाले आगे के प्रोग्राम इससे भी ज्यादा धमाकेदार है। जस्ट इमेजिन कि अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन में भी हम लोग इतनी कोशिश कर पाते हैं कि हम अपने इन सक्सेसफुल लोगों की जर्नी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर पाए। और ऐसे ही आगे आने वाले समय में हम बहुत सारे नए प्रोग्राम लेके आने वाले हैं एंड वील मेक श्योर एट फोहवे कि नोबडी गोस अननोटिस्ड। जिसका जो ड्यू क्रेडिट है मेहनत का वो सबको मिलेगा। एंड हम फोहवे के प्लेटफॉर्म पे इंश्योर करेंगे कि आप लोग जितनी मेहनत करेंगे उससे 2 गुनी मेहनत हम फोहवे मैनेजमेंट की तरफ से करके आप लोगों को सक्सेसफुल बनाने में हम आपकी मदद करेंगे। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, और कल हम दोबारा मिलेंगे अपने रेगुलर प्रोग्राम के साथ। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। सो ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।